हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे से और इन्जॉय कर पा रहे होंगे अपने लाइफ को एंड क्वारंटाइन छुट्टियों को। भैया लॉकडाउन की छुट्टियाँ हो रखी हैं ये ठीक है ना गाइस? आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हम लोग। आज का वीडियो है आपका चैप्टर नंबर 1 है ई डबल डी सेकेंड का, और चैप्टर नंबर 5 या 6 है शायद ई डबल डी फर्स्ट का। वीडियो क्या है कि इसमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट आप इसको मान सकते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का आप इसको इंट्रोडक्शन पार्ट मान सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं आपको मैं छोटा सा बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम वीडियो शुरू कर देंगे। आपको मैं पहले देखिए इस हर बार की तरह मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्क्राइब किया देता हूँ मुँह से बोल करके, उसके बाद आपको मैं वाया नोट्स समझा दूंगा। फिर क्या रहता है कि अभी आपको थोड़ा आइडिया रहेगा ना कि आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो फिर आप उन नोट्स को आई थिंक ईजिली समझ पाएंगे। इसीलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, फिर आपको मैं पढ़ा दूंगा नोट से। ओके गाइस, वैसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपको एक ही काम करना पड़ेगा बच्चे। अगर आप चाहते हो कि आप इस टॉपिक को पूरा सीख पाओ तो बस एक काम, छोटा सा काम बस एक करना पड़ेगा आपको, कि आपको वीडियो आखिर तक बिल्कुल पूरा देखना पड़ेगा। आपको जो है वीडियो आखिर तक बिल्कुल पूरा देखना पड़ेगा। बस आप इतना सा काम करिए और ये मेरी गारंटी कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है गाइस, आज के वीडियो में हम लोग 3-4 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परचेज सिस्टम के बारे में, कि परचेज सिस्टम क्या होता है। टेंडर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेबर कॉस्ट और कई प्रकार की कॉस्ट का एस्टिमेशन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। वीडियो दोनों हैं, उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप जाके देख सकते हैं। अब क्या है कि अब जो हम बात करने वाले हैं वो परचेज सिस्टम के बारे में करने वाले हैं। परचेज सिस्टम क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, पूरा बताऊंगा। फिर हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी से कोई मटेरियल खरीदना हो तो हम किस प्रकार से वो मटेरियल को खरीद सकते हैं, उस मटेरियल को हम किस प्रकार से किसी भी कंपनी से हम उन मटेरियल्स को ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके गाइस, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, पहले बात करते हैं परचेज सिस्टम की। परचेज सिस्टम, परचेज सिस्टम को आप हिंदी में अगर बोलना चाहें तो क्रय 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 हाँ क्रय सिस्टम बोल सकते हैं, मतलब खरीदना किसी चीज़ को, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि ऐसा मान लीजिए कि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट करना है या आपको कोई काम करना है, कोई टेंडर भरना है या कुछ और काम करना है, आपको कोई टेंडर पास हो गया है आपका, अब आपको काम शुरू करना है, तो आपको पहले परचेज सिस्टम का पता होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए। आई मीन टू से कि आपको पहले उन सब बातों का ज्ञान होना आवश्यक है जिसके थ्रू आप मार्केट से कौन सा मटेरियल लेके आना है, कौन सा मटेरियल किस काम के लिए अच्छा होता है, इन सब चीज़ों को ज्ञान होना जरूरी है। तो परचेज सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें किसी मटेरियल की फुल जानकारी, वह कितने रुपए का मिलता है और वह किस काम में आता है, किस काम के लिए कौन सा वाला मटेरियल जरूरी है, इन सब की पूरी जानकारी दी जाती है, उसको कहा जाता है परचेज सिस्टम। ठीक है गाइस, परचेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी मटेरियल की पूरी जानकारी, उसका प्राइस, सब कुछ पता कर देते हैं, उसको कहा जाता है परचेज सिस्टम। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। परचेज सिस्टम के बाद आता है हमारा कॉलिंग ऑफ रेट्स। क्या आता है? कॉलिंग ऑफ रेट्स। देखिए, कॉलिंग ऑफ रेट्स एक ऐसा परचेज सिस्टम का अगला पार्ट है। परचेज सिस्टम, कॉलिंग ऑफ रेट्स जो है परचेज सिस्टम का ही अगला पार्ट है। इसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रहता ये मेरे बच्चे कि इसमें जो है कैटलॉग और कोटेशन या प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, ये 3-4 चीज़ें हैं। इनके थ्रू आप जो है किसी से, कॉलिंग रेट को हिंदी में मूल्य आमंत्रण बोलते हैं। आपकी बुक में जो आप हिंदी से पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा मूल्य आमंत्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिंग ऑफ रेट्स। मतलब किसी भी कंपनी से, किसी पर्टिकुलर कंपनी से
आपको अगर कोई मटेरियल ख़रीदना है तो आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उनसे ये कह दें कि आपको उनसे ये मटेरियल ख़रीदना है, तो कृपया करके वो कंपनी वाले आपको उस मटेरियल्स का आपको डिटेल प्रोवाइड कराएं कि वो कंपनी उस मटेरियल को कितने रुपए का बेचती है। ये डिटेल आपको वो कंपनी ही प्रोवाइड करा सकती है, अदरवाइज कोई और नहीं। तो आप उस कंपनी से ये डिमांड करेंगे कि वो कंपनी आपको इस प्रोडक्ट की या इस चीज़ की डिटेल प्रोवाइड कराए, है ना। तो कॉलिंग ऑफ रेट्स आएगा। कॉलिंग ऑफ रेट्स में 3 मेन स्टेप हैं। पहला है कैटलॉग्स, दूसरा है प्रिंटेड प्राइस लिस्ट एंड द थर्ड वन इज कोटेशन। और कोटेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोटेशन को मैं डिटेल में अभी बताऊंगा, उसके बाद आपको पूरा नोट्स में दिखाऊंगा। पहला बात करते हैं कैटलॉग की। कैटलॉग और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, इन दोनों को लगभग हम एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर हैं और एक साथ ही चलते हैं। कैटलॉग क्या है कि कैटलॉग एक प्रकार की प्रिंटेड प्राइस लिस्ट ही होती है, बस इसमें मटेरियल्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। मतलब ये कि मटेरियल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसमें ज़्यादा नहीं देंगे। ये रहता है आपका मटेरियल्स का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि कैटलॉग। प्रिंटेड प्राइस लिस्ट कैटलॉग का ही डेवलप्ड रूप है। उसमें क्या रहता है कि उसमें मटेरियल्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया होता है, मतलब हर चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताया गया होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया होता है कि मटेरियल जो है वो ये है, वो है, ऐसा है, वैसा, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा और साथ में उसका प्राइस भी लिखा जाएगा। वो होती है आपकी प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। ओके गाइज, अब बात करते हैं कोटेशन की। कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोटेशन टेंडर की तरह होता है लगभग। कोटेशन के थ्रू, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी से कोई मटेरियल खरीदना है। मान लीजिए कि आप जो है कोई बड़ा काम करने वाले हैं और आपको जो है किसी कंपनी से कोई मटेरियल खरीदना है, तो आप उस मटेरियल को खरीदने के लिए किसी कंपनी के पास अपना एक लेटर भेजेंगे और आप उनसे कहेंगे कि मुझको ये मटेरियल आपके पास से लेना है, आप कृपया करके मुझे इनकी एक प्राइस लिस्ट प्रोवाइड कराएं, जिसमें बड़ा साफ क्लियर लिखा जाए कि इस मटेरियल का इतना प्राइस है, इस मटेरियल का इतना प्राइस है और इसका इतना प्राइस है। और बस इस ही प्राइस लिस्ट को, जिसमें कि बिल्कुल साफ लिखा जाता है हर चीज़ के बारे में, जो कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं तो हम किसी दूसरी कंपनी से उस प्राइस लिस्ट को मांगते हैं, इसको कहा जाता है कोटेशन। इसको कहा जाता है कोटेशन। अब आपको मैं कोटेशन का डेफिनेशन सुनाता हूँ, फिर आपको मैं नोट्स में दिखाता हूँ जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। कोटेशन एक ऐसा प्राइस लिस्ट होता है जिसको हम किसी कंपनी से डिमांड करते हैं कि आप मुझे अपना कोटेशन दो, ताकि मैं आपके पास से कुछ सामान खरीद सकूं और मैं ये देख सकूं कि आप मुझे आपके पास से कोई सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये भी तो हम तभी डिसाइड करेंगे ना जब हमको अच्छे लगेंगे। मान लीजिए कि आपको कोई बायर खरीदना है, बायर का एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, और आप जो है 10 अलग अलग लोगों से आपने कोटेशन मांग लिया है, तो आपको जिसका बायर सेम रेटिंग का बायर अगर 10 लोगों ने भेजा है, तो जो सबसे सस्ता बायर भेजेगा आप उसी से खरीदेंगे ना, अगर सेम रेटिंग का है तो। मतलब करंट, वोल्टेज, डेंसिटी सब कुछ सेम है, तो आप तो उसी से खरीदेंगे ना जो सबसे सस्ता भेजेगा। तो बस इसीलिए कोटेशन डिमांड किए जाते हैं, ताकि हम फ़ायदा ले सकें 10 लोगों से कि जो हमें सबसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराएगा हम उसी से खरीदेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास केवल अगर एक ही शॉप हो, आपके मोहल्ले में अगर केवल एक ही शॉप हो दूध की, तो दूध वाला क्या पता आपको वो दूध 100 रुपये लीटर दे, क्या पता 50 रुपये लीटर दे। लेकिन वहीं अगर आपके मोहल्ले में 10 शॉप खुल जाए तो कंपटीशन होगा ना, कंपटीशन होगा। बस इसी को बोलते हैं हम कोटेशन, कि कई लोगों से प्रिंटेड प्राइस लिस्ट की डिमांड करना ताकि हम अच्छी चीज़ को चुन सकें सस्ते रूपों में, कहा जाता है कोटेशन। ओके गाइस, काफ़ी बता दिया मैंने, आप डिस्क्राइब कर दिया है। अब मैं आपको बाया नोट्स दिखाई देता हूँ, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है गाइस, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा अब जो आने वाला है नोट्स के साथ, और आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और आप ना नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो नोट्स आप देखने वाले हैं और मैं बोलूँगा भी साथ में, अगर आपको उनका PDF चाहिए हो तो आप हमें email कर सकते हैं polytechnicstudy2019
gmail.com पर। ओके गाइस, चलिए फिर जल्दी से, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहे हैं और शुरू करने जा रहे हैं अपना वीडियो हम नोट्स के साथ। मतलब अब मेरा ये वीडियो छोटा हो जाएगा और मैं थोड़े से नोट्स भी लेके आऊँगा साथ में स्क्रीन पर। ओके गाइस, चलिए फिर। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसमें अभी कि हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसमें सब में कोटेशन वगैरह के बारे में, है ना। ये मैंने आपको भी बताया वीडियो में मुंह से बोल के, बस अब आपको मैं बाया नोट्स दिखाई देता हूँ। ये दिखाई देता हूँ कि नोट्स के थ्रू आपको इनको कैसे कैसे समझना है। मतलब बस ज़्यादा कुछ नहीं, जो मैंने अभी तक मुंह से बोल के दिखाया है बस वही अब मैं थोड़ा पेपर्स में लिखा हुआ आपको दिखाई देता हूँ, है ना गाइस। चलिए गाइस, वीडियो आपको पता है पसंद आया हो तो लाइक करिएगा ज़रूर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा भाई बिल्कुल मत जाइएगा गाइस। दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थर्ड ईयर में तो इसके पूछने के 100% चांस हैं, 10 नंबर में कंफर्म पूछा जाएगा। साथ ही सेकंड ईयर में भी इसके पूछने के काफ़ी चांस हैं, सेकंड ईयर में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है गाइस, चलिए फिर करते हैं शुरू। यही सब चीज़ जानेंगे इसमें हम। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो टॉपिक है मेन, कि मार्केट सर्वे क्या होता है या परचेज सिस्टम क्या होता है। परचेज सिस्टम जैसे कि आपकी अभी आपको मैंने बताया कि जब मार्केट से आपको टेंडर के बारे में मैंने पूरा समझा दिया है, मैंने टेंडर का पूरा समझा दिया था। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उसके बाद वो वाला वीडियो भी आ गया है जिसमें आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का फुल डिटेल समझाया गया है। लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब कैसे निकालते हैं सब बता दिया है। आज हम परचेज सिस्टम को समझाने वाले हैं, है ना। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मैं पहले से बता चुका हूँ और शुरू कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलिए। परचेज सिस्टम, पहला टॉपिक परचेज सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि परचेज सिस्टम, अब आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ, अभी तो मैंने आपको जो बताया वो तो आपने मुंह से सुना, बस अब आप लिखा हुआ देख लीजिए, बातें वही हैं। बस क्या है कि अभी तक मैंने आपको मुंह से समझाया था बोल करके, और अब मैं आपको बाकायदा लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है ना गाइस, तो ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस इतनी सी बात है कि अभी तक केवल बोल कर समझाया था और अब लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखेंगे आप कि परचेज सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को खरीदने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। आपने ऊपर देखा कि परचेज सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को खरीदने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना गाइस, मतलब पूरी तरीके से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये मटेरियल जो है वो क्या है, यूज़फुल है कि नहीं है, और मतलब उसकी हर एक डिटेल हम पहले से प्राप्त कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं परचेज सिस्टम। ठीक है गाइस, चलिए फिर। आई होप कि आपको परचेज सिस्टम का मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी तो इसको मतलब को कम से कम 100 बार बताया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पूरे वीडियो में आज यही समझाने वाले हैं बस कि परचेज सिस्टम क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो अभी पहले डेफिनेशन की बात करें तो परचेज सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम किसी भी मटेरियल को खरीदने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मटेरियल जितना सस्ता होगा प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही कम होगी। ये तो सही बात है भाई। अब देखिए, जितना ज़्यादा आप सस्ता मटेरियल लेके आएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही कम होगी, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो मटेरियल सस्ता वाला ला रहे हैं कहीं वो ख़राब तो नहीं है। क्या आप जो उससे काम कराना चाहते हैं वो उस काम को करने के लायक है या नहीं है, ये चीज़ भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना साथ में। मैं बिल्कुल बात आपकी मान के चल रहा हूँ, ये बात सही है कि आप मटेरियल को सस्ता लाएंगे, जितना सस्ता होगा प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी कम होगी, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मटेरियल से जो काम हम कराना चाहते हैं वो काम वो मटेरियल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो मटेरियल उस काम को नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है सस्ते मटेरियल का, है ना। तो मटेरियल सस्ता ज़रूर हो, साथ में उस काम को करने के लिए परफेक्ट हो जो काम हम उस मटेरियल से कराने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे क्या लिखा है कि अगर मटेरियल ज़्यादा महंगा हुआ तो लॉस भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए, ये तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ये तो बिल्कुल प्रायोरिटी रहनी है कि मटेरियल जितना ज़्यादा आप सस्ता लेके आओगे उतने हमको फ़ायदा होने वाला भैया। ये बिल्कुल कंफर्म आप बात समझ के चलो कि मटेरियल जितना ज़्यादा आप सस्ता लेके आओगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, जो आप काम करने वाले हो, है ना,
वो मटेरियल आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई कि आप मटेरियल सस्ता तो ला रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस मटेरियल से जो काम कराना चाह रहे हो वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, मैं मार्केट का एग्जांपल ले लेता हूँ अक्सर क्योंकि आप सभी मार्केट गए हैं इसीलिए। फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और आप आलू लेना चाह रहे हैं, मार्केट गए आप और आप जो आलू लेना चाह रहे हैं, तो आपको एक जगह आलू मिल रहे हैं 20 रुपये किलो, एक जगह आपको मिल रहे हैं 30 रुपये किलो, है ना। तो आपको दोनों देखने में एक से लग रहे हैं और आप जो है वो 20 रुपये किलो वाले आलू लेके और चले आते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि दोनों एक से ही हैं। और आपको जो बेचने वाला है, जो विक्रेता है, जो सेलर है, वो भी आपको दोनों की स्पेसिफिकेशन, प्रॉपर्टीज सेम सेम ही बता रहा है कि हाँ ये है, वो है, ऐसा वैसा सब कुछ। मतलब आपकी नज़र में, आपके माइंड में ये माइंड सेट हो गया है कि हाँ दोनों सेम ही हैं, बस ये 20 रुपये का बेच रहा है और ये 30 रुपये का बेच रहा है। तो आप भी सोचेंगे क्यों ना मैं इस 20 रुपये वाले को लेकर चलूँ, 30 रुपये वाले में क्यों खर्च करूँ, है ना, हर कोई सोचेगा। तो आप इस 20 रुपये वाले को लेकर चले आते हैं, घर आके पता लगता है कि आप सस्ता ले आए लेकिन आप वो आलू निकला खराब। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप 30 रुपये वाला किलो ले आते हैं तो हो सकता है कि वो भी ख़राब निकले, मे भी ऐसा चांस है, या आपका बजट गड़बड़ा सकता है। तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि मटेरियल सस्ता हो, साथ में यूज़फुल हो, क्योंकि अगर मटेरियल महंगा होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फिर हमें लॉस भी हो सकता है। ठीक है गाइस, चलिए आई होप कि आपको परचेज सिस्टम का डेफिनेशन समझ में आया होगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी है, मैं आगे आगे चलता हूँ आपको। देखिए परचेज सिस्टम तो आपको समझ में आ गया, बस अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस यानी कि रेट के बारे में अगर पता करना चाहें तो किन किन तरीक़ों से पता कर सकते हैं, बस वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। परचेज सिस्टम का एक पार्ट रहता है कॉलिंग ऑफ रेट्स। आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको कॉलिंग ऑफ रेट्स। कॉलिंग ऑफ रेट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल्य आमंत्रण। क्या बोलते हैं? मूल्य आमंत्रण। मूल्य आमंत्रण का मतलब रहता है कि हम अगर कोई नया प्रोजेक्ट बनवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाई है और उस बिल्डिंग में वायरिंग होना है, तो हम ये किसी को टेंडर दे रहे हैं कि वायरिंग करने का। कई लाख में होती है बिल्डिंग में वायरिंग, करोड़ों में भी होती हैं। तो हम टेंडर दे रहे हैं कि आप इस बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा, कि इसमें वायरिंग करो। तो अब मानो कोई टेंडर एक्सेप्ट करना चाह रहा है या आप टेंडर को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये भी तो पता करेंगे ना कि जो रेट हैं, वो जो मटेरियल उसमें लगने वाला है, उनके जो रेट हैं वो किस किस प्रकार से मिलते हैं। मतलब आप ये पता करेंगे कि वायर किस रेट से चल रहा है आजकल, और कंड्यूट या लाइट, मतलब एनीथिंग, हर चीज़ के बारे में आप डिटेल में पता करेंगे, है कि नहीं। तो वो सिस्टम जिसके थ्रू हम किसी भी मटेरियल के रेट्स का पता करते हैं, प्राइस का पता करते हैं, उसको कहा जाता है कॉलिंग ऑफ रेट्स। और ये किस किस तरीके से होता है, बस उन्हीं के बारे में अब मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये परचेज सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप तभी तो किसी चीज़ को खरीदोगे जब आपको उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो ये प्रोसेस क्या है? रेट को पता करने का है। क्या पता करने का है? रेट को पता करने का है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखिए। अब तो आप देखेंगे अगर, तो क्या लिखा है कि कॉलिंग ऑफ रेट्स में लिखा है हमने कि परचेज सिस्टम के सेकंड स्टेप में उन मटेरियल्स का मार्केट प्राइस पता किया जाता है जिनकी डिमांड लेटर में की गई होती है। ये डिमांड लेटर क्या होता है, ये भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बता के जाऊंगा, तो आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। ये देखिए, आप टेंडर तो मैं ऑलरेडी इसका एक अलग वीडियो बन चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। ये तीनों मैं आज आपको इसमें समझाऊंगा और साथ में ये ऊपर वाला डिमांड लेटर भी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। पढ़िए, परचेज सिस्टम के सेकंड स्टेप में उन मटेरियल्स का मार्केट प्राइस पता किया जाता है जिनकी डिमांड लेटर में की गई होती है। सही है। मान लीजिए कि जैसे कि आपको कुछ मटेरियल्स चाहिए तो आप उनकी डिमांड करेंगे, तो अब जो आपका परचेज डिपार्टमेंट रहेगा वो उन मटेरियल्स की कॉस्ट को पता करना शुरू कर देगा अलग अलग जगहों से। अलग जो, जैसे मान लीजिए आपको ट्रांसफार्मर चाहिए बहुत सारे, तो आपका परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा कि उन जो ट्रांसफार्मर्स आपको चाहिए उन ट्रांसफार्मर्स की डिटेल लेनी शुरू कर देगा और साथ में ये भी पता करना शुरू कर देगा
कि आसान से आसान और कम पैसों में ट्रांसफार्मर आपको कहाँ मिल पा रहा है। क्योंकि देखिए आपको तो कम पैसों, सीधी सी बात है, प्रॉफिट तो हर जगह देखा जाएगा ना, प्रॉफिट तो देखना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप किस बात के लिए फिर कर रहे हैं, है कि नहीं। तो जिनकी आप डिमांड लेटर में डिमांड करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट उन सभी चीज़ों का रेट पता करना शुरू कर देगा, मार्केट प्राइस पता करना शुरू कर देगा, और उन मटेरियल्स के मार्केट प्राइस को पता करने के निम्नलिखित मेथड हैं, यही आपको बताया गया है। जैसे कि आप उन मटेरियल्स का मार्केट प्राइस पता करना चाहेंगे तो आप किस किस मेथड से पता कर सकते हैं, बस आज के वीडियो में डिटेल में हमने यही बात समझाई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं समझाया है। ठीक है गाइस, तो पहला पॉइंट और पहला चीज़ आती है कैटलॉग्स। क्या आती है? कैटलॉग्स। कैटलॉग्स। दूसरा आता है प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। दरअसल कैटलॉग और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे समझ सकते हो इनको आप। कहावत सुनी ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मतलब ये दोनों एक ही साथ चलते हैं लगभग लगभग, और दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अभी आपको बताऊंगा मैं, देखो डिटेल में। कैटलॉग क्या रहता है? दरअसल आप कभी होटल रेस्टोरेंट तो गए, सभी जाते हैं ना, तो रेस्टोरेंट में आपको एक मेन्यू थमा दिया जाता है। उस मेन्यू में लिखा होता है कि कॉफ़ी 50 रुपये, बर्गर 100 रुपये, या नूडल्स, हाका नूडल्स, ये नूडल्स वो नूडल्स, सारे अलग अलग लिखे रहते हैं ना, लिखे रहते हैं। तो उनके आगे उनके प्राइस भी लिखे रहते हैं। तो जो पूरी तरीके से लिखा रहता है वो कैटलॉग है, और जिस पर रेट भी लिखा रहता है वो प्रिंटेड प्राइस लिस्ट है। कैटलॉग में क्या रहता है कि मटेरियल्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहता है, मतलब कम चीज़ें रहती हैं, और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में मटेरियल्स का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रहता है, बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि ये है वो है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ठीक है नहीं, सब लिखा होता है। उसके बाद आता है आपका कोटेशन। कोटेशन आपने सुना होगा, मुझे लगता नहीं कोटेशन वर्ड से कोई भी इसको अपरिचित हो। कोटेशन क्या रहता है? कोटेशन भी मेन्यू की तरह ही है, जैसे रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है। कोटेशन में भी आपको, आप जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में जाते हैं, बड़ी कंपनी में, तो उस बड़ी कंपनी से आप बोलते हैं कि मेरे को आपकी कंपनी से ये मटेरियल खरीदना है, आप मुझे इसकी लिस्ट प्रोवाइड कराओ, दैट्स ऑल। तो वो कंपनी क्या काम करती है कि वो कंपनी पहले से अपने कोटेशन बना के रखती है। अब जैसे ही आप जाओगे उनके पास, आप जिस मटेरियल की डिमांड करोगे वो कंपनी आपको उसी मटेरियल का कोटेशन प्रोवाइड करा देगी, ठीक है ना। और आपको अगर वो मटेरियल पसंद आ रहा है तो आप उस मटेरियल को चूज़ करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो चूज़ नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपको जो जो मटेरियल पसंद आता जाएगा आप उसको कोटेशन के थ्रू चूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है गाइज, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक करना। और अब हम इन सब चीज़ों को, जो मैंने आपको, रही बात इसकी टेंडर की, गाइस टेंडर क्या होता है मैंने पूरा डिटेल में बताया, और क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए केवल इस अकेले टॉपिक को, टेंडर को समझाया उस वीडियो में जाके। अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, पहले जाके टेंडर ही देख लेना है, पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। टेंडर अलग, ये सब अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ये देख लो, उसके बाद आप टेंडर देख लेना, जरूर देख लेना लेकिन टेंडर को भी। पहला पॉइंट कैटलॉग्स, बात की थी कैटलॉग्स के बारे में, कर रहे थे। कैटलॉग एंड प्रिंटेड प्राइस लिस्ट, मैंने कहा था ना कि ये दोनों एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ ही लिख दिया है मैंने। कैटलॉग एंड प्रिंटेड प्राइस लिस्ट को, दोनों को एक साथ ही लिख दिया है, दोनों को अलग अलग नहीं किया है मैंने, ठीक है गाइस। चलिए करते हैं शुरू। अब क्या है, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शायद कि कैटलॉग एक ऐसी बुक होती है जिसमें मटेरियल्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस दिया होता है। क्या है कि कैटलॉग एक ऐसी बुक होती है जिसमें मटेरियल्स का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब रहता है मेरे बच्चे कि उसमें ना मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको वायर लेना है, तो बस वो ये बता देंगे कि ये वायर है, इतने mm का है, इतने वायर है, बस बात खत्म। उसके बाद आपको जब प्रिंटेड प्राइस लिस्ट आगे देखेंगे, जबकि प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन और प्राइस दिया होता है, जबकि जब प्रिंटेड प्राइस लिस्ट आप लेंगे तो उसमें ये भी बताया जाएगा कि ये वाला वायर है, साथ में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उसका
मास, वेट सब बताया जाएगा डिटेल कंटेंट में, डेंसिटी बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ डिटेल में, काय में, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में। लेकिन कैटलॉग क्या है? कैटलॉग भी एक प्रकार की प्रिंटेड प्राइस लिस्ट ही है, लेकिन उसमें मटेरियल्स की आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रहती है कि बस थोड़ी सी, बस काम के लायक। जैसे आपको वायर लेना है तो बस इतना लिखा होगा कि ये वायर है एल्यूमिनियम का कि कॉपर का है, बस ये लिखा होगा, और कितने mm का ये लिखा होगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे प्रिंटेड प्राइस लिस्ट की, तो प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में हर चीज़ डिटेल में लिखी होगी और हर चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में बताया गया होगा। ओके गाइस, चलिए गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैटलॉग और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में अंतर समझ में आया होगा। देखिए, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट का एक फॉर्मेट में दिखाई दे रहा हूँ आपको, लिखा है कि प्रिंटेड प्राइस लिस्ट का एक फॉर्मेट नीचे दिया गया, आगे दिया गया। अभी मैं आपको प्रिंटेड प्राइस लिस्ट का एक फॉर्मेट दिखाई देता हूँ। और कैटलॉग भी सेम ही है, बस क्या है कि डिटेल कम रहेंगी कैटलॉग में और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में डिटेल थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, बस इतना सा अंतर है, इससे अलग कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है ना गाइस। चलिए, आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, वीडियो को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या नहीं कहना चाह रहा हूँ। चलिए करते हैं शुरू। ये आपका प्रिंटेड प्राइस लिस्ट का एक फॉर्मेट है। यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, यहाँ पे लिखा है फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। मटेरियल का एकदम फुल डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा, एक छोटी से छोटी डिटेल भी लिखी जाएगी और एक बड़ी से बड़ी डिटेल भी लिखी जाएगी, यानी कि मटेरियल्स के फुल डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, एकदम पूरे डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है। ओके गाइस, चलिए उसके बाद यूनिट में रहता है कि हमको, जैसे मान लीजिए आपको वायर चाहिए तो कितने मीटर वायर चाहिए ये आपको यूनिट में लिखा जाएगा, लंबाई का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, है ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद रेट आते हैं इसके, इतने रुपए और इतने पैसे का इसका रेट है, ये लिखा जाता है बस। और नीचे आप देख सकते हैं स्टार का मतलब टैक्स एक्सक्लूडेड लिखा है ना नीचे, आप देखो क्या लिखा है, टैक्स एक्सक्लूडेड। तो इस टैक्स एक्सक्लूडेड का मतलब है, ये जो लिखा है नीचे टैक्स एक्सक्लूडेड, इस टैक्स एक्सक्लूडेड का मतलब है कि टैक्स को इस ऊपर दी गई लिस्ट से अलग रखा गया है, मतलब जो प्राइस यहाँ होंगे उनसे इस टैक्स का कोई लेना देना नहीं, टैक्स बाद में लगाया जाएगा, ठीक है ना, ये इसका मतलब है पूरा, ठीक है गाइस। चलिए, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट का फॉर्मेट आपने देख लिया, कैटलॉग और प्रिंटेड प्राइस लिस्ट में आप बात अंतर समझ ही गए क्या होता है। अब हम कोटेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम डिमांड लेटर को पढ़ लेंगे और हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो की इम्पोर्टेंस आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि ये हर साल, अभी तक ऐसा कोई भी साल नहीं गया, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया है जिसमें आपका ये टॉपिक पूछा ना गया हो। ये टॉपिक का मतलब ये सेम टॉपिक नहीं, इस पूरे चैप्टर में से। और इस पूरे चैप्टर के ओवरऑल 3 वीडियो हैं, एक टेंडर का, दूसरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, जिसमें बताया गया है लेबर कॉस्ट, ये सब कॉस्ट कैसे कैसे डिटरमाइन करते हैं वो बताया गया है, और तीसरा वीडियो आप ये देख रहे हैं जो कि आपका है कोटेशन और कैटलॉग, प्रिंटेड प्राइस और डिमांड लेटर को लेकर के, ठीक है गाइस। चलिए, कोटेशन क्या, कोटेशन वर्ड आपने सुना है कोटेशन, इसको भाई हिंदी में भी कोटेशन ही बोलते हैं, इसका कोई और नाम मैंने भी नहीं पढ़ा है कहीं इसको मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है, इंग्लिश में भी कोटेशन ही पढ़ा है और हिंदी में भी कोटेशन ही पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो इसको बोलते होंगे हिंदी में, खैर, लेकिन आप हिंदी में इसको कोटेशन ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए फिर देखिए, परचेज डिपार्ट, अब ऊपर पढ़ेंगे तो लिख रहा होगा कि परचेज डिपार्टमेंट को जब कोई मटेरियल खरीदना होता है, परचेज डिपार्टमेंट को जब कोई मटेरियल खरीदना होता है तो वह अलग अलग कंपनीज को लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। आप सुनेंगे, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड ही है। देखिए क्या लिखा है कि परचेज डिपार्टमेंट को जब कोई मटेरियल खरीदना होता है तो वह अलग अलग कंपनीज को लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। अगर एक बात नोटिस कर रही हो आपने यहाँ पे की हो तो वो ये है कि यहाँ भी प्राइस लिस्ट की ही डिमांड की जा रही है, यहाँ भी प्राइस लिस्ट की ही डिमांड की जा रही है, ठीक है ना, यहाँ कुछ और नहीं किया जा रहा,
यहाँ भी प्राइस लिस्ट की ही डिमांड की जा रही है, जबकि बस इसका मतलब अगर आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोटेशन भी एक प्रकार की प्राइस लिस्ट ही है। कोटेशन भी एक प्रकार की प्राइस लिस्ट ही है। बस क्या अंतर है कि कोटेशन में कुछ ना कुछ तो अलग होगा, और वो क्या अलग होगा आपको अभी दिखा दूंगा मैं इस वीडियो में, थोड़ा सा आगे चलते चलते चलते। ठीक है गाइस, चलिए। तो क्या है कि जब कोई मटेरियल खरीदना होता है तो अलग अलग कंपनी से लेटर भेजकर प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, जिसे कोटेशन कहा जाता है। जब लोकल मार्केट से कोई कोटेशन मांगा जाता है तो इसे लोकल कोटेशन कहते हैं, है ना। जब मान लीजिए कि आप कोई आसपास की मार्केट से ही कोई सामान मटेरियल खरीदने वाले हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई आप जो जो मटेरियल बनाते हैं आप हमें उन सबकी एक लिस्ट प्रोवाइड कराओ, हम देखेंगे कि हमको क्या क्या खरीदना है और क्या क्या नहीं खरीदना है। तो आप उनसे कोटेशन मांग लेंगे। आप उनसे कोटेशन मांगने के बाद अब फिर उसमें डिसाइड करेंगे कि आपको क्या मटेरियल खरीदना है या क्या मटेरियल नहीं खरीदना है। ठीक है गाइस। तो जब आप लोकल मार्केट से किसी से कोटेशन मांगेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा लोकल कोटेशन। तो कोटेशन क्या है, कोटेशन एक प्रकार की प्राइस लिस्ट ही है। बस क्या है कि इसको बड़े लेवल पर किया जाता है, ठीक है नहीं, और इसको प्रॉपरली एक प्रॉपर फॉर्मेट में मांगा जाता है दूसरी कंपनी से, उसे लोकल कोटेशन कहा जाता है। ठीक है। कोटेशन हैंड टू हैंड भी मिल सकता है, बिल्कुल सही है। कोटेशन हैंड टू हैंड भी मिल सकता है या इसे बाई पोस्ट भी मंगाया जा सकता है। आप चाहो तो जाओ और कोटेशन उनसे लेके आ जाओ दूसरा, या आप कोटेशन को बाई पोस्ट भी मंगा सकते हैं। कोटेशन कुछ नहीं है मेरे बच्चे, कोटेशन इतनी आसान चीज़ है यार। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन भी लेने जाते हो ना, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ आपको इतना बड़ा सा एक पर्चा थमा दिया जाता है, ऐसे करके पर्चा, और उस पर्चे में पूरा लिखा रहता है कि प्राइस क्या क्या है, कि आप जो है किस चीज़ का क्या प्राइस लेके आने वाले हो। पूरा लिखा होता है ना कि बीटेक इतने रुपए में हो रहा है, एमटेक इतने रुपए में, एमबीबीएस इतने रुपए में, फीस, ये सब लिखा रहता है। बस वो भी कोटेशन है, उसको भी कोटेशन ही बोलते हैं। कोटेशन का मतलब बस जिसमें मटेरियल का नाम लिखा हो डिटेल के साथ और उसका प्राइस लिखा हो, वो कोटेशन है सब कुछ। मतलब एक प्रकार की प्राइस लिस्ट ही है कोटेशन भी। अंतर ज़्यादा खास नहीं होता है, बस डेवलप रूप है, बड़ा रूप है। वो छोटा था और ये थोड़ा बड़ा रूप है, ज़्यादा कुछ नहीं, अंतर नहीं है, बस डेवलप फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है। ठीक है ना गाइस, चलिए। तो कोटेशन का एक फॉर्मेट नीचे दिया गया है। कोटेशन कैसा होता है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप अगर किसी से कोटेशन मांग रहे हैं या आप किसी से कोटेशन की डिमांड कर रहे हैं, तो कोटेशन को किस प्रकार से आना चाहिए वो आपको मैं नीचे दिखाता हूँ। ठीक है नहीं, मतलब पूरा उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है, उसके बाद कोटेशन को आया जाता है। फिर शर्तें भी रखी जाती हैं कुछ कि आपका कोटेशन इस प्रकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए कई सारी कंडीशन आप देखिए आगे। कोटेशन फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। कोटेशन फॉर्म जैसे कि आप किसी को कोटेशन भेज रहे हैं तो ये इस प्रकार का फॉर्म रहता है। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस, सब्जेक्ट, इनविटेशन ऑफ कोटेशन। आप जो अगर किसी से कोटेशन मांग रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा वो, ठीक है नहीं। अगर आपको इंग्लिश का इश्यू है गाइस तो ये तो एकदम नॉर्मल इंग्लिश है यार, इसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ने का क्या फ़ायदा है। ठीक है नहीं। कोटेशन नंबर डालना पड़ता है, डिपार्टमेंट का नाम डालना पड़ता है, लास्ट डेट फॉर कोटेशन डालनी पड़ती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें आपको ना इधर करना है ना उधर करना है, जितना आपको दिख रहा है आपको एज इट इज़ नोट कर लेना है। दूसरी चीज़ गाइज ये कि अगर आप चाहते हैं आपको इसमें चीज़ आवाज़ साफ़ नहीं आ पा रही है या कोई पिक्चर कोई या वीडियो में कोई चीज़ साफ़ नहीं दिख पा रही है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको ये नोट्स जो आपको वीडियो में देख रहे हैं मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल है, मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ईमेल आईडी है polytechnicstudy2019@gmail.com। क्या, polytechnicstudy2019@gmail.com। आप वहाँ पर ईमेल कीजिएगा हमें, मैं आपको हर वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करा सकता हूँ, हर वो नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ जो आपको ज़रूरत हो। ठीक है गाइस, चलिए। तो कोटेशन नंबर डालना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का नाम डालना पड़ेगा, लास्ट डेट डालनी पड़ेगी कोटेशन के लिए कि आपका कोटेशन इससे पहले पहले हमारे पास आ जाए। अब हम एप्लीकेशन लिख के भेज रहे हैं एक,
डिमांड लेटर लिख के भेज रहे हैं प्रोप्राइटर्स के नाम, मतलब जो उस कंपनी के मालिक होंगे जिनसे हम कोटेशन मांग रहे हैं, उस कंपनी का भी तो कोई ना कोई मालिक होगा, तो उनके नाम हम ये लिख के भेज रहे हैं। प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है मालिक, प्रोप्राइटर्स जिनके पास अधिकार रहते हैं, पूरे अधिकार उस कंपनी को चलाने के, उनको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स। ठीक है नहीं, अब वो एक इंसान हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे लिखा है सर या मैडम, पूरा एप्लीकेशन है, कुछ अलग नहीं, एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही है। सर मैडम, अटैच किए गए लेटर में दिए गए मटेरियल्स की सप्लाई हेतु आपसे प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित कंडीशंस हैं। अब हमने इस कोटेशन, इस एप्लीकेशन के साथ एक लेटर अटैच कर रखा है। उस लेटर में हमने मटेरियल्स के नाम लिख दिए हैं अपने, उसमें हमने ये लिख दिया है कि हमको जो है ये मटेरियल्स चाहिए, इतना वायर, इतनी कंड्यूट, इतना पाइप, ये वो वैसा वैसा, इतने होल्डर, ये सब चाहिए हमको। वो हमने पूरा इन डिटेल उस लेटर में लिख दिया है। ठीक है गाइस, उस लेटर में हमने इन डिटेल वो सब लिख दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा जब उसमें पूरा वो सब लिख गया है, अब इसके बाद हमने लिखा है कि उस कंपनी के लिए कि अटैच किए गए लेटर में दिए गए मटेरियल्स की सप्लाई हेतु आपसे प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है। नीचे देखो, प्राइस लिस्ट की डिमांड की जाती है, जिसके लिए निम्नलिखित कंडीशंस हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है कि इसके लिए निम्नलिखित कंडीशंस हैं। कुछ हम अपनी कंडीशन भी रख रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि आप अपनी प्राइस लिस्ट दो कि आप इस मटेरियल को इतने रुपए में देते हो। साथ में हम अपनी कंडीशन भी रख रहे हैं कुछ, वो कंडीशन क्या है आपको मैं दिखाई देता हूँ। कंडीशन ये है कि कोटेशन को इस एड्रेस, कोई एड्रेस है हमारा, हम लिख रहे हैं उसमें कोटेशन को इस एड्रेस पर भेजा जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोटेशन सील्ड लिफाफे में होगा, जिस पर कोटेशन नंबर और कोटेशन की लास्ट डेट होना कंपलसरी है। कोटेशन जो वो कंपनी हमको भेजेगी, हम उस कंपनी को एक लेटर भेज रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि आप जो कोटेशन हमको भेजने वाले हैं वो एक सील्ड लिफाफे में होना चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए आपकी, और उस पर कोटेशन नंबर और कोटेशन की लास्ट डेट लिखा होना कंपलसरी, यानी कि जरूरी है, अनिवार्य है। कोटेशन में मटेरियल्स का फुल डिस्क्रिप्शन, कंपनी का नाम, ब्रांड लिखा होना चाहिए। जो कोटेशन हमको मिलने वाला है उसमें मटेरियल्स की पूरी जानकारी हो, कंपनी का नाम लिखा हो और ब्रांड वगैरह सब कुछ लिखा होना चाहिए, तभी हम कोटेशन को स्वीकार करेंगे, वरना हम कोटेशन को रिजेक्ट कर देंगे। कोटेशन में दी गई क्वांटिटी एस्टिमेटेड है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। मतलब हमने जो लेटर में लिखा है मटेरियल्स की, हमको इतने इतने मटेरियल्स चाहिए, वो केवल एक अनुमानित है, उसमें कभी भी चेंज हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लिया हमने लिखा है कि हमको 500 होल्डर चाहिए, कोई ज़रूरी हमको 600 चाहिए हो सकते हैं, ये 400 भी चाहिए हो सकते हैं, तो वो केवल एक अनुमान बताया गया है। ठीक है नहीं, उसके बाद कोटेशन में जो रेट दिए गए हों, जो आप कोटेशन हमें दे रहे हो उसमें जो रेट दिए जाएं वो हमारे स्टोर तक डिलीवर होने वाले होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने बताया कि होल्डर 10 रुपये का दे रहे हैं हम एक, और आप 10 रुपये का होल्डर अपने वहाँ से उठवा दो, मतलब अपनी कंपनी से उठवा दो, फिर हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, अपने स्टोर तक, अपनी कंपनी तक लेके आ रहे हैं और उसमें और खर्चे कर रहे हैं। तो कोटेशन में आप जो पैसे, मतलब वो उसका, उस कंपनी से हम ये कह रहे हैं सर, अपनी शर्त रख रहे हैं उस कंपनी से जो कोटेशन हमको देगी, कि आप कोटेशन में जो रेट रख रहे हैं वो हमारे स्टोर तक डिलीवर होने वाले होने चाहिए। मतलब वो ऐसे प्राइस हों जो कि हमें मटेरियल को हमारे स्टोर तक पहुंचा के दें। ऐसा ना हो कि हमको कुछ करना पड़े, आप सारा का सारा काम खुद करके हमारे स्टोर तक मटेरियल पहुंचा के रखेंगे और हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस सिर्फ एक ही काम करना है, पैसा देना है उसको। ठीक है, इतना काम हमको करना है बस। ओके गाइस, चलिए अगली कंडीशन देख लेते हैं। अगली कंडीशन है कि कोटेशन में सभी टैक्सेस क्लियर लिखे जाएं। कोटेशन जो वो कंपनी हमको देगी उसमें हम चाहते हैं कि आप जितने भी टैक्स लेने वाले हैं वो सब क्लियर लिख दें। जैसे कोई टैक्स, आजकल तो जीएसटी चलता है, खैर बाकी कुछ है ही नहीं, पहले अलग अलग टैक्स चलते थे इसलिए सब कुछ लिखे जाते थे। और अगर आपने ऐसा नहीं लिखा है तो हम जो आपने लिखा है उसे ही हम नेट प्राइस मान लेंगे, एक्स्ट्रा कोई टैक्स नहीं देंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि टैक्स दें तो आप कोटेशन में उसको क्लियर लिख के देंगे। ठीक है गाइस, चलिए शर्तें। अगली शर्त है कि इंस्टीट्यूट्स के पास, इंस्टीट्यूट मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, जो इसने वो टेंडर, वो जिसने वो कोटेशन
लेने के लिए अप्लाई किया है, तो इंस्टीट्यूट उसके पास कोटेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का पूरा अधिकार होगा। कभी भी हमारी मर्जी, हम आपका कोटेशन एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, हम आपके पास से सामान लें या ना लें, वो पूरी तरीके से हमारा मन है, ठीक है नहीं। आगे है कि मटेरियल्स के प्रॉपर होने पर, मान लीजिए कि आपने हमें कोटेशन दिया, फिर हमने वो एक्सेप्ट कर लिया और आप हमको मटेरियल भेज दिया है ना। अब हम ये चेक करेंगे कि आपने जो मटेरियल भेजा है क्या वो सही है या नहीं है। तो मटेरियल्स के प्रॉपर होने पर बिल का पेमेंट 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि हमने आपने कोटेशन दिया, हमने उस कोटेशन से मटेरियल ऑर्डर कर दिया, तो आपको उस बिल का पेमेंट 15 दिन के अंदर मिलेगा, जब हम ये संतुष्टि कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि आपने जो मटेरियल भेजा है वो सही है या नहीं। ठीक है गाइस, ये हमारी शर्तें थी उस कोटेशन वाली कंपनी से। हम यहाँ पे अपने साइन कर देंगे, सिग्नेचर डिमांडर जहाँ लिखा है ऊपर देखो, इधर कोने पे लिखा है सिग्नेचर डिमांडर, इसका मतलब यहाँ पे हमारे साइन होंगे कंपनी के, जो हम कोटेशन किसी से मंगा रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद सील लगेगी, मोहर लगेगी, नाम लिखा जाएगा, और अटैच लेटर, जो लेटर अटैच किया गया है वो अटैच करेंगे, और यहाँ पर कोटेशन नंबर डालेंगे, डिपार्टमेंट का नाम, लास्ट डेट कोटेशन की, और यहाँ डेट डाल के, और कोटेशन का फॉर्मेट खत्म। ठीक है गाइस, चलिए, आई होप कि आपको कोटेशन का पूरा फंडा समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि कोटेशन और टेंडर में क्या अंतर है। क्या बात? कोटेशन और टेंडर में क्या अंतर है। आपको मैं बताता हूँ कि कोटेशन एवं टेंडर में क्या अंतर है। गाइस, कोटेशन और टेंडर में बहुत कम अंतर होता है। आपको मैं बताता हूँ, मतलब अभी देखिए, आप सुनते एक ही बार में समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। कोटेशन और टेंडर में बस इतना सा अंतर है कि कोटेशन में हम किसी से डिमांड करते हैं कि जब हमें कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तब हम कोटेशन डिमांड करते हैं, और टेंडर हम तब डिमांड करते हैं जब हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक बिल्डिंग बनानी है, तब हम टेंडर की डिमांड करेंगे, और जिसने वो टेंडर पास हुआ है वो हो सकता है किसी कंपनी से मटेरियल्स के लिए इस कोटेशन की डिमांड करने वाला हो। तो टेंडर कोटेशन का ही एक प्रकार है, बस क्या है कि कोटेशन को हम तब डिमांड करते हैं जब हमें मटेरियल की सप्लाई लेनी हो, और टेंडर को हम तब डिमांड करते हैं जब हमें कोई प्रोजेक्ट कराना हो। ओके गाइज, आई होप कि आप दोनों का मतलब समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिमांड लेटर। डिमांड लेटर या रिक्वेशन फॉर्म। क्या है उसका नाम? उसका नाम है डिमांड लेटर या रिक्वेशन फॉर्म। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा रिक्वेशन फॉर्म। इस रिक्वेशन फॉर्म को ही डिमांड लेटर कहा जाता है। डिमांड लेटर, मांग पत्र, सबसे हिंदी में बता रहे हैं, मांग पत्र। मांग पत्र सुने हैं ना, वर्ड अप, मांग पत्र, बस उसी चीज को बोलते हैं रिक्वेशन फॉर्म को ही मांग पत्र या डिमांड लेटर को। तो क्या लिखा है कि रिक्वायर्ड मटेरियल्स के लिए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग स्टोर को एक रिक्वेशन फॉर्म दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हर एक कंपनी है तो कंपनी में, हर एक कंपनी में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल कि आप अगर किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो वहाँ एक स्टोर जरूर होता है। स्टोर रहता है ना हर जगह एक, तो उस स्टोर का कोई स्टोर अधिकारी भी रहता है। अब उस स्टोर अधिकारी को जो मटेरियल हमको ज़रूरत होती है, हम एक लेटर में लिख के उस स्टोर अधिकारी के पास पहुंचा देते हैं कि भाई मुझको अपना काम करने के लिए इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जितना जल्दी हो सके आप इस मटेरियल्स को मेरे लिए मंगवा दीजिए। हम डिमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक ही बात है। हम बस उनसे अपना मटेरियल मंगवाना चाह रहे हैं, और बस इसीलिए इसका नाम रखा गया डिमांड लेटर या रिक्वेशन फॉर्म। तो रिक्वायर्ड मटेरियल्स के लिए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग स्टोर को एक रिक्वेशन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें मांगी गई मटेरियल का फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। हम ये भी बताते हैं कि हमको क्या मटेरियल चाहिए, हम ये भी बताते हैं कि वो मटेरियल डिटेल उनकी है क्या, क्या काम करता है, कैसे रहता है, सब कुछ। स्टोर डिमांड के बेस पर, मतलब स्टोर जो है, जो डिमांड दी जाती है उस डिमांड के बेस पर डिमांड लेटर प्रिपेयर करता है, जिसमें कौन सी मटेरियल कितनी परचेस करनी है ये बताया जाता है ना। और डिमांड लेटर का एक फॉर्मेट जो है वो नीचे दिया गया है। देखिए हमने क्या किया, हमने जो है
हमने जो है स्टोर को बस इंफॉर्मेशन दी कि आप हमें ये मटेरियल मंगवा के दो। अब स्टोर इंचार्ज या स्टोर के ऑफिसर वो डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा मटेरियल कितना मंगवाया जाए। फिर वो एक डिमांड लेटर तैयार करेंगे जिसमें फुल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कौन सा मटेरियल कितना मंगवाना है। डिमांड लेटर का एक फॉर्मेट है गाइस, आपको दिखाई देता हूँ मैं कैसा होता है, और उसी के साथ ही फिर वीडियो हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखिए, इक्वेशन फॉर्म या डिमांड लेटर, सबसे पहले लेटर नंबर डाला जाएगा और डेट डाली जाएगी। उसके बाद टू परचेज ऑफिसर, जो उस कंपनी का परचेज ऑफिसर होगा उसको ये लेटर दिया जाएगा। लिखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक में वायरिंग करनी है किसी वर्कशॉप में, तो लिखा है कि कृपया पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप में वायरिंग किए जाने के लिए, पॉलिटेक्निक की वर्कशॉप में वायरिंग करनी है। गाइस, जिन लोग को इसका हिंदी में दिक्कत हो रहा है उनको मैं इंग्लिश में एक बार इसको बोल के सुना देता हूँ पूरा, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको लिख सकते हैं कि फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वायरिंग इन अ वर्कशॉप ऑफ अ पॉलिटेक्निक वी नीड following materials and we need to fulfill our requirements till the date। फिर डेट डाल देंगे। फिर उसमें ये भी लिख देंगे कि हमको पॉलिटेक्निक वर्कशॉप में वायरिंग करने के लिए इन इन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है और हम चाहते हैं कि इस डेट तक ये पूरा कर दिया जाए। ठीक है ना, ये होता है इस तरीके से। अब आगे फिर वो लिस्ट बना देंगे, मटेरियल का नाम डिस्क्रिप्शन के साथ, क्वांटिटी, रिमार्क्स में रहता है कि कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे नली, तो हम ये भी लिख देंगे कि नली वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है इसकी। फिर टोटल कर देंगे इतना काम। ठीक है गाइस, उसके बाद स्टोर ऑफिसर के साइन होंगे और इधर रिक्वेस्टर के साइन होंगे। रिक्वेस्टर मतलब हम जो मंगा रहे हैं, और स्टोर ऑफिसर जिसने वो डिमांड लेटर प्रिपेयर किया है। आगे लिखा है कि अबव मेंशन्ड मटेरियल की परचेज अकाउंट नंबर इतने से परचेज कराने की रिकमेंडेशन की जाती है। जो हमने मटेरियल मंगाया है, हम कॉलेज जैसे पॉलिटेक्निक की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक बिल्डिंग में वायरिंग करनी है, तो जो अकाउंट होगा कॉलेज का उससे आप परचेज कर सकते हो। और ये रिकमेंडर होगा, नाम जो रिकमेंड कर रहा है, और ये एक्सेप्टर होगा, जो परचेज ऑफिसर है वो एक्सेप्ट करके साइन कर देगा और आपका मटेरियल को मंगवा देगा, और आपका रिक्वेशन फॉर्म हो गया तैयार। ओके गाइज, चलिए गाइज, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। आज के वीडियो में मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, दूसरे लोगों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अब एक दो बातें सुन लीजिए, आपके काम की हैं। आपका मन है आप सुने ना सुने, लेकिन है आपके काम की। गाइज, आपको अगर इस टॉपिक के PDF नोट्स चाहिए हों तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नीचे लिखा है, polytechnicstudy2019@gmail.com। ठीक है गाइस, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के अलग अलग ग्रुप हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप उन लिंक से जो है ज्वाइन हो सकते हैं दोनों ग्रुप में। ठीक है गाइस। और गाइस, टॉपिक की इंपॉर्टेंस मैं आपको यही बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाएगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। अगर इस चैप्टर में से कम 15 नंबर का आपके एग्जाम में नहीं आया ना, तो आप मुझसे आगे कह देना कि सर आप तो कहते थे कि इस चैप्टर में से बहुत कुछ पूछा जाएगा, यहाँ तो कुछ पूछा ही नहीं गया। गारंटेड आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। गाइस, जल्दी फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 2 अर्थिंग का एक वीडियो आ गया है, दूसरा और वीडियो मैं ले आऊँगा एक आध। इंटरनल वायरिंग के खूब वीडियो आ चुके हैं, पावर वायरिंग, ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड लाइंस, सर्विस कनेक्शन, सब स्टेशन। गाइस, मैं सारा कोर्स आपका ख़त्म करा चुका हूँ। अब जल्दी ही 25 तारीख से 25 मई से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा रिवीजन के लिए। गाइस, रिवीजन की 25 मई से डेली क्लास होया करेगी सुबह को 8 बजे या 9 बजे कर लेंगे। 9 बजे सुबह को 9 बजे डेली रिवीजन की क्लास होया करेगी। आपको प्रिपेयर डेली रहना पड़ेगा सुबह मॉर्निंग में। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जल्दी मिलते हैं फिर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी। ओके गाइस।